हैं। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स के कूलम फोर्स पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह किया था, ठीक है। और लास्ट में ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए, करके लेके आए हैं सभी कोई? क्या किसी का कुछ आंसर आया? सर 2। हाँ, 2 सही आंसर है। देखो, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और मैं इसको अभी स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। क्वेश्चन सभी ने पढ़ ही लिया होगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? पहला बार ये बोला जा रहा है कि मान लो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इस तरीके से रखा गया है एयर मीडियम में, एटमॉस नॉर्मल, और ये दो जो स्फेयर्स हैं पॉइंट चार्ज है बेसिकली। इसका मास m है और इसमें कुछ चार्जेस हैं। तो ये सिस्टम जब इस तरीके से रखा हुआ था तो थीटा एंगल बना रहा था, और पूरे सिस्टम को अब क्या कर दिया गया, एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दिया गया जो कि कंडक्टिंग नहीं है। कंडक्टिंग होगा तो चार्ज लीक करने लगेगा ना, और जब चार्ज लीक करने लगेगा तो वो बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनेगा, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब इसको एक ऐसे मीडियम में रख दिया गया, और मीडियम में रखने के कारण से इस पे जो एंगल था वो अनचेंज रहा, वो चेंज नहीं हुआ। तो इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है वो पूछा गया था, और या फिर एप्सिलॉन आर बताना है। दोनों का वैल्यू एक ही होता है, वो बताना है। चलो, तो पहले हम लोग ये वाला काम कर लेते हैं और फिर दूसरा हम लोग दूसरे तरफ वाला काम करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि इस पे फोर्सेस वगैरह किस तरीके से लग रहे हैं। नीचे की डायरेक्शन में जो लग रहा होगा वो mg होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो लाइन ज्वाइनिंग देम लगता है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। और क्योंकि रस्सी इस तरीके से बंधा हुआ है तो टेंशन लग रहा होगा, और ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो टेंशन का जो कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, वो किसको, mg को बैलेंस कर रहा होगा, और टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, एफ को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बराबर। तो दोनों को अगर डिवाइड कर लें, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को, क्या मिल जाएगा? सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, एफ डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये पहला इक्वेशन आ गया। अब दूसरा हम लोग इस तरफ से निकालते हैं कि तुमने अब इसको डिप कर दिया है पानी में, मान लो वाटर में, तो नीचे के डायरेक्शन में तो mg लगेगा ही लगेगा, लेकिन क्योंकि इसके पास कुछ वॉल्यूम है तो बायनेंसी फोर्स भी लगेगा, जिसको मैं एफ बायनेंसी बोल रहा हूँ। और तुम मुझे बताओ, क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नो सर। नहीं, क्यों? क्योंकि एंगल तो अनचेंज्ड है। खुद ही बोला है उसने, एंगल चेंज नहीं हुआ है। तो ये टेंशन इस तरफ लगेगा ही लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब तुम मुझे बताओ कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ डैश, वो चेंज होगा या सेम रहेगा? चेंज होगा। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसमें से जो जो टर्म्स चेंज हो सकते हैं उसको देखते हैं। क्या आर चेंज हो रहा है? नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस चेंज नहीं हो रहा नहीं। है। Q1 Q2 चार्जेस चेंज नहीं हो रहे, लेकिन के जरूर चेंज हो रहा है। इस जगह पे जो के लिखा हुआ है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इस जगह पे जो के लिखा है इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, 9 इंटू 10⁻9 होता है, विच इज 1/4πε, और मीडियम हुआ तो एप्सिलॉन एम करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैंने इसको मीडियम में पुट किया है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? एफ डैश विल बी इक्वल्स टू Q1 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई क्या सबको? और इधर f क्या लिखेंगे? f इज इक्वल्स टू
के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर और के का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन, जो कि हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं। और अब इस वाले एफ को देखो, यहाँ पे इस एफ में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लिखा जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ डैश, और वर्टिकल डायरेक्शन में टी साइन थीटा तो हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ऑफ बाय सी। इन दोनों को डिवाइड कर लो, टी टी कैंसिल आउट, टेन थीटा बच जाएगा सब। टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन एम जी माइनस ऑफ एफ बी। क्या इस जगह पे टेन थीटा और इस जगह पे टेन थीटा एक्जैक्टली सेम है? बिल्कुल, इन दोनों को इक्वल कर लो। सर एफ डैश में अपॉन ई आर किससे लिया था? क्या बोल रहे हो एफ डैश में? अपॉन ई आर लिखा है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर। हाँ, एप्सिलॉन आर है, इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं ना। एप्सिलॉन मीडियम का हाँ क्या होता है सर। ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। है ना? देखो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना, इक्वल कर लो डायरेक्ट, वही बात हो गया। तो एफ अपॉन एम जी इज इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन एम जी माइनस ऑफ एफ बी। अब तुम f और f डैश का वैल्यू पुट कर लो। f का वैल्यू कितना है, Q1 Q2 तो हटा ही दो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कट जाएगा, हटा दिया मैंने, डिवाइडेड बाय एम जी इज इक्वल्स टू, इस तरफ हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, बाकी चीज़ें कट जाएगी और नीचे बचेगा एम जी माइनस ऑफ एफ बी। और 4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन आर बचेगा, और एप्सिलॉन आर ही मुझे निकालना है। सो एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल्स टू एम जी अपॉन एम जी माइनस ऑफ एफ बी। एम जी को नीचे कर लो, 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ एफ बी अपॉन एम जी, और बायनेंसी फोर्स कितना होता है, वी रो इंटू जी, और डेंसिटी किसकी हो जाएगी, बोलो, ये डेंसिटी होता है लिक्विड का, और नीचे जब मास आएगा तो उसके लिए आता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू जी, जी जी कैंसिल आउट, वी वी कैंसिल आउट, 1 अपॉन सिग्मा एस माइनस ऑफ रो एल और सिग्मा सॉलिड। यह आंसर पुट करके देखो इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं, किसके किसके। सॉलिड का कितना है डेंसिटी, 1.6 गिवन है, और लिक्विड का यस सर 0.8। 0.8 अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ये तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक। समझ में आया क्या सबको या नहीं आया? आया सर। समझा सर। क्वेश्चन अच्छा था। इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जब मीडियम जो है वो रिलेटिवली थोड़ा सा कंडक्टिंग हो जाता है, जिसके कारण से चार्जिंग लीक करने लग जाता है, और जब दोनों के चार्जेस धीरे धीरे कम होने लगेंगे तो इसके बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगे वो भी कम होने लगेंगे, और क्योंकि ये कम हो रहा है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी कम होने लगेगा। तो इसकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी, हाँ बिल्कुल, तो वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालना है। आगे जाकर के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये काफ़ी बढ़िया एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। चलो अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसको मैं समझाने के लिए सबसे पहले बेसिक बातें बताता हूँ। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ के चारों ओर एक फील्ड आ चुका है, फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट हो चुका है और इस फील्ड के अंदर कोई भी पार्टिकल जाता है या फिर कोई भी मास जाता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, फोर्स लगेगा। सेम वे में कोई भी जो चार्ज होता है वो अपना एक सराउंडिंग में फील्ड क्रिएट करता है जो कि इनविजिबल होता है, हमें दिखता नहीं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हमें नहीं दिखता वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है जो हमें दिखता नहीं है और ये चार्ज के चारों ओर प्रेजेंट रहेगा, चार्ज के चारों ओर प्रेजेंट होगा। इसके अभी और डिटेल्स देखेंगे। और जैसे ही इस फील्ड में कोई भी चार्ज इंटर करेगा, बराबर, तो जैसे ही इस फील्ड में कोई चार्ज इंटर करेगा वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, लेट्स से दिस इज टेस्ट चार्ज, ज़्यादातर हम टाइम पे हम लोग क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज का एजम्पशन क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कभी भी आदमी बोलेगा टेस्ट चार्ज मैंने लिया, इसका मतलब हो कि यूनिट मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज है। और पॉइंट चार्ज हम लोग ज़्यादातर लेते हैं, पॉइंट चार्ज, ना कि एक आर रेडियस का स्क्वायर वहाँ पे ले लिया। तो सो दिस इज टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को जैसे हम लोग रखेंगे यहाँ पे तो इसके कारण से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑफ बोथ, जो भी साइन होगा। अच्छा, और जब मैंने बताया कि इस फील्ड के अंदर कोई रखा जाए तो इसका रेडियस कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा। तो ये रेडियस तुम्हारा इन्फिनिटी भी हो सकता है, ये रेडियस उससे कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस रेडियस के बारे में अभी हमें कोई नॉलेज नहीं, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आते जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड द पार्टिकल, ठीक है, एनी चार्ज पार्टिकल बेसिकली बोला जाए, in which if any another charged particle is placed, it experiences electrostatic force। बड़ा सा सिंपल सा डेफिनेशन है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट है, बिल्कुल हाँ डिफरेंट है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर भाषा में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों एक ही चीज़ है। क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मतलब खेत, ठीक है, मैदान। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उस मैदान में कितनी इंटेंसिटी है, आई थिंक मतलब कितनी मैग्नीट्यूड है, तो उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। समझ में आई क्या बात? तो हाँ सर। हाँ, हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे बोल दिया, डेट मीन्स ई, मैग्नीट्यूड के साथ एंड डायरेक्शन के साथ। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज वेक्टर क्वांटिटी। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by unit positive charge पर यूनिट चार्ज, तो मैंने बोली यूनिट चार्ज हो गया ना। तो इस E का जो फॉर्मूला हो जाएगा डेट विल बी F डिवाइडेड बाय Q। फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज
फोर्स पर यूनिट चार्ज, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ये भी एक चीज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला भी देख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, फिज इक्वल्स टू के Q1 Q1 2 बाय आर स्क्वायर। मान लो इस जगह पे एक चार्ज है Q1 और इस जगह पे चार्ज है Q2। सो लेट्स से दिस Q2 इज आवर टेस्ट चार्ज। तो Q2 पे कितना फोर्स लगा है? F इज इक्वल्स टू दिस थिंग, दिस मच। तो KQ यहाँ by R। हाँ, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हम लोग अगर निकालना चाहें तो E विल बी इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय Q2, और F का वैल्यू ये है हमारा, और Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या बचेगा? E इज इक्वल्स टू K, Q1 के जगह पे मैं Q लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। बराबर, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तुम्हें हमेशा यही फॉर्मूला याद रखना है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है KQ बाय R स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड में हम लोग इसे भी इस तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू F बाय Q। और ज़्यादा टाइम पे हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं, डेट इज F इज इक्वल्स टू QE। ये भी काफ़ी बढ़िया फॉर्मूला है, बहुत टाइम हम लोग यूज़ करेंगे इसको। किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स F इज इक्वल्स टू QE से डिनोट किया जाएगा। बोलो, समझ में आया क्या? एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये दोनों फार्मूला Yes तुम्हें sir। याद रखना है, और कुछ नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज वगैरह में कुछ खास है नहीं। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा और SI यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम, है ना? न्यूटन पर कूलम। हाँ, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज है, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, बराबर है क्या? Yes sir यार। अब डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। तो देखो एक्चुअल में किस तरीके से काम किया गया था। थ्योरीज वगैरह में बता देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के डायरेक्शन में निकलता है, और नेगेटिव चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एंड होता है, या फिर इनवर्ड होता है, आउटवर्ड एंड इनवर्ड, इस तरीके से बोला जाता है। लेकिन उसका एक्चुअल रीज़न क्या है? एक्चुअल रीज़न ये है कि मैंने एक लिया पॉजिटिव चार्ज, इस जगह पे रख दिया पॉजिटिव चार्ज +Q, और मुझे इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है। अब हम लोग क्या बनाना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बात को डिनोट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन कितना है, इसी E का बात है, बराबर। तो मैंने इसके चारों ओर क्या किया? एक टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज के बारे में अभी जस्ट हमने बताया कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम लोग बना लेते हैं। सो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, और मैंने टेस्ट चार्ज को इस जगह पर रखा। जैसे ही टेस्ट चार्ज होता है यूनिट चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा तो फोर्स का डायरेक्शन ये आया, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है, तो मुझे समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है। मैंने टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा और पास लेके गया, देखा फोर्स अभी भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और मैं इस लाइन पे कहीं पे भी टेस्ट चार्ज को रखूं फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैंने बोल दिया कि
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो जो उसका डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन। सेम वे में मैंने हर एक जगह पे रखने की कोशिश करी। इस जगह पे टेस्ट चार्ज रखा, देखा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इस जगह पे टेस्ट चार्ज रखा, देखा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कहीं पे भी रख रहा था तो मुझे फोर्स का डायरेक्शन मिल रहा था और फोर्स के डायरेक्शन से मैं बता पा रहा था कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो उससे पास करने वाला लाइन मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस तरीके समझे से सर। हाँ, इस तरीके से हमने क्या ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया। दीज आर व्हाट, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अब यहाँ से पता चला कि पॉजिटिव चार्ज से ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस comes out from positive charge, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड होगा। तो ये हमारा डायरेक्शन पता चल गया, रेडियली आउटवर्ड हमारा होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब मुझे नेगेटिव चार्ज के लिए सेम काम करना था। मैंने एक नेगेटिव चार्ज लिया और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना लिया और मैंने देखने की कोशिश करी कि अगर मैं पॉइंट चार्ज को रखता हूँ हर एक जगह पे तो उस पर फोर्स किधर लगता है। मैंने एक टेस्ट चार्ज इस जगह पर रखा विच इज़ पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव, तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट के डायरेक्शन में लगेगा। मैंने रखा टेस्ट चार्ज इस जगह पे तो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। कहीं पे भी मैं रखूँगा ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। तो जैसे जैसे मैं हर एक पॉइंट पे रखता गया मुझे डायरेक्शन मिलता गया और फिर मैंने उन सभी पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, मुझे वो लाइन मिल गया। सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस जगह से मुझे पता चला कि नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ends the नेगेटिव चार्ज। तो इसमें आ जाएगा रेडियली आउटवर्ड और इसमें आ जाएगा रेडियली इनवर्ड। रेडियली आउटवर्ड और ये हो जाएगा रेडियली इनवर्ड। रेडियली का मतलब क्या होता है, रेडियस के अलोंग, और रेडियली इनवर्ड का मतलब रेडियस के अलोंग इन होना है और ये रेडियस के अलोंग आउट होना है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर दिया गया। यहाँ ये बाहर निकलने वाला है और ये इन होने वाला है। मेरी बात समझ में आई क्या? दिस इज द डायरेक्शन हाउ वी डिसाइड। बोलो क्लियर है? यस सर। चलो, तो अभी जो था हम लोगों ने चार्जेस को कैसे प्लेस किया था, आइसोलेटेड था। ये कब हम बोलेंगे, जब चार्जेस आइसोलेटेड होंगे और ये भी आइसोलेटेड। लेकिन अगर मैंने चार्जेस को पास पास में रखे हैं, दो चार्जेस को, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस करेगा। मान लो इस जगह पे तुमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा और इस जगह पे भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में लड़ाई करेगा कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, या फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करेगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करेगा। तो हम लोग फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? आया ना? ये बोलता है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखूं, ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ऐसे रखूं। अगर मैंने इसका बात सही माना
तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो लाइन चला गया। हम लोग बोलते थे कि पॉजिटिव चार्ज से ऑलवेज बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये तो अंदर जा रहा है। हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने सोचा, वही गलत हो जाएगा। तो क्या करें बोलो, कैसे डायरेक्शन डिसाइड होगा? कैसे डिसाइड करें? अब चलते हैं हम लोग कोर कॉन्सेप्ट। कोर कॉन्सेप्ट क्या था? हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए कैसे थे? हम लोगों ने क्या किया था? एक टेस्ट चार्ज किया था, और टेस्ट चार्ज से, टेस्ट चार्ज को रख रख करके हम लोगों ने ये पता किया कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है, और जो डायरेक्शन आ रहा था वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था। तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे, इस लाइन पे हर एक जगह टेस्ट चार्ज रखता हूँ। बोलो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? राइट साइड। क्या दोनों के कारण से फोर्स राइट साइड के डायरेक्शन में ही लगेगा? यस सर। तो मुझे Yes, नेट sir. फोर्स मिला राइट साइड के डायरेक्शन में, सो दिस विल गिव अस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बराबर है क्या? तो इस लाइन में तुम कहीं पे भी रख लो, टेस्ट चार्ज को यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इधर ही होगा, है ना? मैंने बोला ठीक है। अब इस तरफ रख लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज को मैंने यहाँ पे रखा। बोलो किधर होगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट के डायरेक्शन। Left. इधर भी रखेंगे तो भी लेफ्ट होगा, कहीं पे भी रखो लेफ्ट में ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेफ्ट में होगा। अब मैं इन दोनों के बीच में टेस्ट चार्ज रख रहा हूँ। लेफ्ट से मैंने रखा, बिल्कुल सेंटर पे रखा मैंने, बिल्कुल सेंटर। बोलो क्या होगा? राइट। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? कुछ होगा क्या फोर्स का डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल होंगे। नेट फोर्स होगा यहाँ पे 0, और अगर नेट फोर्स 0 हुआ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होने वाला है? 0। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बराबर है क्या? चलो, तो अब थोड़ा सा मैं इस तरफ इलेक्ट्रिक, सॉरी, टेस्ट चार्ज को रखता हूँ। अब बताओ, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखने पे नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट या राइट? नेट फोर्स का डायरेक्शन Right. राइट के डायरेक्शन में लगेगा, तो ये राइट के डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे रखेंगे तो लेफ्ट के डायरेक्शन में होगा। तो मुझे, लेफ्ट। हाँ, तो मुझे एक बात पता चला कि जो उसका एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, 0। ये पॉइंट है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर मैं अच्छे तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये ऐसा होगा, ये इधर जाएगा, और ये इधर जाएगा, और ये ऐसा जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। अब तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, क्योंकि मुझे पता है। मैं फिर भी थोड़ा सा इसमें एक दो चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। जब हम लोग इस पॉइंट पे होंगे तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बोलो? क्या रिपल्सिव फोर्सेस हैं? ऐसे लगेगा और ऐसे लगेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो डेट विल बी इन द वाई डायरेक्शन। बराबर है? तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास करेगा वो बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए, बिल्कुल। ये ऐसा, ऐसा होगा एकदम। क्लियर है क्या?
हाँ सर। मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, अब तुम लोग समझ जाना। लगभग लगभग मैंने समझा दिया। तो अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखूँ तो क्या होगा, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, और ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। मैग्नीट्यूड में कौन सा ज़्यादा होगा, ये वाला मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगा क्योंकि कम डिस्टेंस है। तो इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ का वेक्टर एडिशन, तो इस डायरेक्शन में फोर्स आया, और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास किया है फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है क्या? तो हम लोग कुछ बातें यहाँ से समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो देता ही देता है, साथ ही साथ वो फोर्स का भी डायरेक्शन देता है। आया ना? यस सर। तो मेरी बात आई थिंक तुम लोग अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसको हम लोग आगे Yes, जाकर sir. के भी, हाँ, आगे जाकर के भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डेप्थ में। जेई में एक बार क्वेश्चन आ चुका था, हम लोग क्वेश्चन देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और प्रॉपर्टीज, ये सब प्रॉपर्टीज में आएंगे, प्रॉपर्टीज में आगे जाकर के बताऊंगा कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आया और ये दूसरा आया, इंटरसेक्ट कर गया, नहीं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। अगर इंटरसेक्ट किया तो दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जबकि पॉसिबल नहीं है ना। ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे, जेई में क्वेश्चन आया था। और उसे भी जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शंस वगैरह निकाले हैं, वहाँ पे भी वैसे ही निकालना था। और जितने लोगों को ये वाला मेथड पता था उन लोगों ने सभी अच्छे तरीके से करके आया। चलो, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, पॉजिटिव चार्ज एक रखा हुआ है प्लस क्यू, और एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू। इसका फील्ड लाइंस तुम ड्रॉ करो स्पेस में। चलो जल्दी देखो, इसको स्टार्ट करते हैं। तो वही काम हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक जगह पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे और उस पर हम लोग देखेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा हम लोग लाइन को पॉइंट बना करके लाइन को ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं लेफ्ट साइड में कर लेता हूँ। इस जगह पे रखा टेस्ट चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो ये डोमिनेटिंग होगा, इसके कारण से फोर्स, ये रिपल्सन होगा। और इस लाइन में कहीं पे भी रखो ये रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे इस डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज की तरफ अगर मैं रखूंगा तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होगा, और ये इस तरफ होगा ऐसा। कहीं पे भी इस लाइन में रख दो। अब बीच में रखते हैं, अगर मैं बीच में रखता हूँ टेस्ट चार्ज को तो पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सन होगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कहीं पे भी रख लो इवन, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज तक, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है। जरा, तो और भी लाइंस होंगे, मैं एक एक करके हर एक जगह पे टेस्ट चार्ज रख सकता हूँ। और अगर इस जगह पे टेस्ट चार्ज रखा तो इसके कारण से रिपल्सन होगा, ये इधर लगा। हाँ बोलो आदित्य। और इस जगह से अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इधर होगा। और तुम इस जगह पे कहीं पे भी चले जाओ, नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। तो जो लाइंस होंगे वो कुछ इस टाइप से बनेगा। आदित्य कुछ पूछ रहे थे तुम, बोलो। नो सर, नो सर। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। अब जितने नंबर तुम लाइंस बना सकते हो बना सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है।
बस डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब तुम्हें डायरेक्शन पता चल गया कैसे क्या होता है। प्रॉपर्टीज जो है हम लोग आगे जा करके पढ़ेंगे, गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले ही स्टार्ट करेंगे। अब थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। चैट मुझसे मत किया करो, डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन पूछो, इतना तो लाइव चल रहा है। बोलना है या फिर कुछ पूछना है, डायरेक्ट पूछा करो मेरे से। ओके, अब सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से इस जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और इस जगह पे है एक नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है डेट इज डी। क्या मान लें, आर मान लेते हैं, आर। तो कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे तुम्हें फील्ड निकालना है। एक तो पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ए बी एंड सी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी। सॉल्व करो, तीनों जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालो। अभी एक साल मेहनत सर कर लो नाम अच्छे बताना तरीके। चैनल, किसका? अभी कुछ नाम बता रहे थे ना। स्वाइन, स्वाइन मिश्रा है ना, इसका चैनल है, ये वीडियो बनाता हाँ है। हाँ हाँ। हाँ, अभी बंद किया हुआ है। वैसे अभी के टाइम पे यूट्यूब एक काफ़ी अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म बन गया है ग्रो करने के लिए और साथ ही साथ अर्न करने के लिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि यूट्यूब पे अभी तो नहीं, कम से कम अगर कॉलेज में चले जाओ। अभी देखो क्या है, तुम्हारा फोकस करना इम्पोर्टेंट है जेई पे, कि जेई टाइम चाहिए होता है जेई के। इंस्टा के लिए भी टाइम चाहिए होता है, यूट्यूब के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तुम हर एक टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यस सर। जेई निकलेगा ही नहीं। तो बेटर है कि एक अच्छा सा पहले कॉलेज ले लो, एक साल बचा ही हुआ है, बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अनटिल अनलेस तुम खतरनाक तरीके से भिड़ ही जाओ कि मेरे को तो मतलब ही नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो यूट्यूब का ही काम करूँ, तो सक्सेस मिल जाएगा, 2-3 साल में सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। उसमें उस पर तो मैंने पूरा रिसर्च कर डाला, यूट्यूब में कैसे ग्रो करता है, क्या चीज़ होता है नहीं होता, वो सारा का सारा एक दोस्त का मैंने करवाया था, वो सारा चीज़। जो इंटरटेनमेंट पे वो वीडियोस बहुत ज़्यादा चलेंगे, बहुत ज़्यादा चलेंगे, और जो एजुकेशन पे वो नहीं चलेंगे, क्योंकि ऑडियंस तुम्हारा टारगेट हो गया। खैर छोड़ो, इसमें हाँ सर। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताऊँ कोई मतलब नहीं है इसका। सर वो ट्रेंडिंग पेज पे तो आप देखते होगे कुछ भी ट्रेंडिंग हो जाता है, ट्रेंडिंग मतलब तो कुछ भी हो लोग जाता कुछ है। भी देखते हैं। जैसे यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे क्या वो है, साफ सफाई क्या मतलब टॉयलेट का साफ सफाई कर रहे हैं उसमें 10 मिलियन व्यूज हो जाता है, मतलब कुछ भी देखते रहे लोग। कुछ भी चलता और है, अभी कुछ भी होता है। गेमिंग भी अपकमिंग फील्ड है, मतलब गेमिंग भी ग्रो कर गेमिंग रहा है, बहुत 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 ज़्यादा बहुत है उसमें। बहुत बहुत ग्रो कर रहा है। गेमिंग 2004 तक उतना ज़्यादा नहीं था, जितना जल्दी रैपिडली ग्रो किया, मतलब बहुत ज़्यादा। और जितने भी लोग अभी गेमर है वो मतलब अपना इंडिया चैनल बना इंडिया रहे हैं। में फिर भी कमी है, इंडिया में फिर भी कमी है। हाँ, बाहर बहुत मतलब इंडिया में आ रहा है अभी अभी, बाहर हो गया है। तुम्हारे अंदर कॉलेज बस विलेज में टैलेंट, भी वो लोग कर तुम्हारे रहे अंदर हैं सब। टैलेंट होना चाहिए। अगर वो चीज़ है तो तुम आराम से आगे बढ़ सकते हो, तुमको कोई नहीं रोक सकता। और यूट्यूब से जो सर पर वो रियल घर कमाई वाले हो, नहीं बोलते हैं। देखो घर वाले क्या है, वो ओल्ड जनरेशन के हैं। जो न्यू जनरेशन है उनको समझ में आता है। मैं एक साल पहले ही बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं करना है, हुआ एक साल। जब कॉलेज में जाओगे तो ये ये 2-3 काम तो तुम ज़रूर करना। पहला, ये यूट्यूब का, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए होता है, तुम्हारा प्योरली टैलेंट पे डिपेंड करता है। कोई भी चीज़ तुम करो ना, तुम टेक चीज़ बनाते हो, वो चीज़ किस तरीके से बनाना है उस पर बनाओ, या फिर तुम सिंगिंग करते हो या गिटार बजाते हो, कोई भी चीज़ उस पर तुम मतलब कि इनोवेटिव वे में कर सकते हो। एक यस नाम के कोई है ना, जिसका काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था वीडियो, 1 मिनट से ज़्यादा कम का ही यश बनाता है। मुखटे। हाँ,
क्या नाम है वो सीरियल पे बनाया था ना एक बार, फिर बिग यशराज बॉस वाले। मुखर्टे, यशराज मुखर्टे। हाँ, हाँ सर, हाँ वही सर। यशराज मुखर्जी। कितना इनोवेटिव वे में बनाया, उस मतलब किसी डायलॉग को पकड़ता है, उसके ऊपर म्यूजिक कंपोज कर देता यस सर। है ना, वो कुकर बना। मोस्टली मीम्स के ऊपर ही करता है वो, मैम, हाँ मीम्स का मीम्स उठा के के। ऊपर ही। तो एक इनोवेटिव वे था, एक इनोवेटिव तरीका था करने का, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो उसी तरीके से तुम भी कुछ ना कुछ कर सकते हो, और लोगों के व्यूज़ आते हैं, टाइम के साथ ग्रो होगा। मेरी बात मान लो कि 1 साल नहीं 2 साल कम से कम तुमको रगड़ के काम करना होगा, तभी जाके ग्रो होता है। और दूसरा जो चीज़ है, मैं क्या बता रहा था, पहला तो ये यूट्यूब बता, दूसरा, और 3 चीज कोई। हाँ 3 चीज़ मैंने बोला था, 3 चीज़ कॉलेज में जाने के बाद वर्क करना। पहला यूट्यूब, यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होता है, इसमें तुम्हें 1 लाख से भी ज़्यादा पर मंथ का अर्निंग मिल सकता है, तुम्हें पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ फॉर योर रेफरेंस। जो कैरी मिनाटी है, उसके करोड़ों में इनकम आते हैं 1 महीने का। सर और वो यूट्यूब का मतलब स्पॉन्सर वाला वगैरह अलग, एडवर्टाइज हाँ, से वो आता सब है वो मिला अलग। करके एक हो गया इंस्टा, इंस्टा से भी कमाई होता है, इंस्टा से उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन होता है। यस सर। और लास्ट वन इज़ मार्केटिंग, ट्रेडिंग बोलना चाहिए था। डिजिटल मार्केट। ना ना ना, ट्रेडिंग। अभी के टाइम पे ट्रेडिंग जो है इंडिया में बहुत ही कम ग्रो किया है। यूएस मार्केट में इस पहले ट्रेडिंग धीरे धीरे इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि उसका सैचुरेशन लेवल रीच कर चुका है। अब स्टॉक्स में उतने ज़्यादा उछाल नहीं आते हैं, गेन नहीं आता है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अब इंडिया के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट, क्योंकि यहाँ के पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और बहुत कम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिसके कारण से जो स्टॉक्स होते हैं उसके प्राइस काफ़ी जंप करते हैं, गेन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बूम करने वाला है, ट्रेडिंग। लेकिन मैं पहले बताता हूँ, इस चीज़ को बहुत ही संभल करके करना, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छे से संभल के करना। बहुत लोग मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, लोन में चले जाते हैं, कर्ज में दब जाते हैं, तो एक इशू है। लेकिन पहले सीखना, सीखने के बाद करना, और अगर तुमने ट्रेडिंग अच्छे खासे सीख लिए तो समझ लो तुम बहुत अच्छे तरीके से कमा सकते हो, ऐसा है। तो कॉलेज के टाइम पे ये तो चीज़, उसका तो कोर्स बेस भी रहता है कुछ तो। कोर्स तो तुम्हें नेट पे सारे चीज़ मिल जाएंगे, दुनिया का ऐसा कोई चीज़ वही। नहीं है जो तुम नेट पे ढूंढ नहीं सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मन में आ रहा है, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ये मैं कॉलेज में नहीं कर पाया, मिस किया मैंने कॉलेज में। मुझे पता नहीं था बेसिकली, मुझसे किसी ने बताया नहीं, ना किसी फैकल्टी ना पेरेंट्स ने, किसी ने नहीं। तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ तो तुम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें 90% जो ट्रेडर्स हैं वो लूज़ करते हैं, और 10% सक्सेसफुल ट्रेडर होता है जो हमेशा गेन करता है, ऐसा मान करके चलना। तो तुम 10% में हो या नहीं हो, वो तुम्हें डिसाइड करना है, कभी लॉस नहीं होना चाहिए। और कैपिटल गेन के क्या क्या मतलब कि रूल्स रेगुलेशन है, उसको ज़रूर फॉलो करना। बाकी बहुत सारी चीज़ें, जब तुम जाओगे वहाँ पे तो मेरे से बात करना, फिर मैं इसमें डेप्थ में बताऊँगा क्या बेस्ट है। अभी मैं खुद ही 30% के रिटर्न मैं आराम से कमा लेता हूँ, इसमें निकाल लेता हूँ। तो अगर सही से किया तो तो ये 3 चीज़ तुम लोग कॉलेज में जाके सर आप करना। इन्वेस्ट करते हो इसमें? हाँ, करता हूँ। मैं अच्छा। ती 3-4 साल हो गए, लगभग 4 इयर्स हो गए, 4 साल से मैं कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और पहले 2 साल तो अच्छे तरीके से लॉस होता है, वो हुआ मुझे। उसके बाद फिर गेन होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में बस हम लोग कुएँ में कूदना जानते हैं। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, सोना है अंदर, कूद जाते हैं। बाद में पता चलता है कि अरे यार तो दलदल है। तो फिर किसी तरीके से संभलते हैं, संभलने के बाद फिर उस पे चलना सीख जाते हैं। तो मेरे साथ वैसा ही हुआ, स्टार्टिंग में देखा, गया थोड़ा बहुत। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अगर तुम्हारा लॉस हुआ है तो समझ लो वो तुम्हारा एक सीखने का चार्ज है, दिस इज अ चार्ज फॉर योर क्लासेस काइंड ऑफ, और फी फॉर द क्लास। इसीलिए इतना टेंशन लेते नहीं है, आगे जा कर के वो गेन हो जाता है, रिकवर हो जाता है। ठीक है, अब चलो हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं।
भाई फ्यूचर की बात है। कोई ट्रेडिंग करता है क्या, किसी को आता है? आजकल तो बच्चे लोग को भी देखता हूँ मैं ट्रेडिंग करता है। अभी तो नहीं सर। नो सर अभी नहीं। अच्छा, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ए और बी और सी पे मुझे निकालना है। सबसे पहले ए पे निकाल लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले बताओ, दिस इज फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज सेकंड चार्ज। फर्स्ट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट या राइट? राइट। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो हमेशा याद रखना पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो E1 इधर होगा। और नेगेटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये ऐसे करके आएगा, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज E2। और यहाँ पे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे, E नेट विल बी इक्वल्स टू E1 माइनस ऑफ E2। समझ में आया क्या? अब E1 का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो के स्क्वायर। क्यू बाय, ये डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है, आर स्क्वायर। और E2 कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में हमेशा हम लोग ये लेंगे E1 एंड E2, क्योंकि साइन यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लगा दिया डायरेक्शन के साथ। और E2 हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज 2r। तो इधर हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, विच इज 4r। के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब दोनों के वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। सो E1 विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ के क्यू बाय 4r स्क्वायर और 4 minus 1 3/4। So this will be the net electric field at location A। समझ में आया क्या सबको? यस सर। हाँ सर। हम्म। अब B वाले लोकेशन पे निकालते हैं, जो कि दोनों के मिड पॉइंट पे है। प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, और इस जगह पे चार्ज रखा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण से रेडियली आउटवर्ड, और रेडियली आउटवर्ड ऐसा होगा। सो E1 विल बी इन दिस डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज के कारण से नेगेटिव चार्ज के तरफ, तो E2 का डायरेक्शन भी यही होगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस ऑफ E2। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्टली दोनों को ऐड कर लो। और इस जगह से डिस्टेंस कितना है, r/2 एंड r/2। E1 कितना हो जाएगा, k क्यू बाय आर, और r का वैल्यू हो जाएगा r/2 स्क्वायर है। और E2 भी मैग्नीट्यूड में उतना ही होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू बाय r/2 का होल स्क्वायर। इधर आंसर आ जाएगा 2 के क्यू बाय r/2 का होल स्क्वायर इंटू। बोलो समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम? लास्ट वन इस जगह पे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इस जगह पे r डिस्टेंस पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, ये पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड, ऐसा देखना है। ऐसा नहीं कि सर नेगेटिव चार्ज भी है यहाँ पे तो इधर खींचेगा, नेगेटिव चार्ज के कारण से इधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस विल बी E1 एंड दिस विल बी E2। E1 का डायरेक्शन ये हुआ, E2 का डायरेक्शन ये हुआ। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी, अब देखो E2 मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा या E1 बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा? E2। E2 मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा। सो E2। E2 माइनस ऑफ E1 लिखेंगे,
और हमें पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होने वाला है। तो वैल्यू कितना पुट कर लो, 2 इज इक्वल टू के क्यू बाय, ये सेकेंड है, डिस्टेंस आर स्क्वायर, और E1 कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर का स्क्वायर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू बाय 2r का होल स्क्वायर, और 4 - 1 दैट इज 3/4 के क्यू बाय आर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि अभी इसके बाद और भी ज़्यादा मतलब अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट हो रहा है, बिल्डअप करना है। कोई डाउट किसी को? सर बी वाले का डायरेक्शन एक बार बता दो। बी वाले का ये रहा, इस जगह पे है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है मिड पॉइंट। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, है ना। और हाँ यहाँ पे सर। अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही। समझ में आया? ओके सर, ओके। दोनों के कारण से एडिशन हो जाएगा, इवन से टू। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दो पॉइंट चार्ज रखे गए, इट इज प्लस क्यू एंड माइनस ऑफ क्यू, नहीं तो इसको भी प्लस कर लो। तो बोला गया फाइंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो दे रखा है ए, तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस जगह से डिस्टेंस है √3a/2। फाइंड E नेट एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा ये बताना। सॉल्व करो इसको। तो देखो सबसे पहले मैं इस जगह पे फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, प्लस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, और ये हमारा पॉइंट P, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, और इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा या डिफरेंट, पहले तो ये बताना है मुझे। E1 और E2 सेम होगा या डिफरेंट? सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। E का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या Q दोनों का सेम है? बिल्कुल हाँ। क्या दोनों का डिस्टेंस सेम है? बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पे E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर हम लोग हमेशा डिस्टेंस ये वाला लेते हैं, चार्ज एंड पॉइंट। ये डिस्टेंस a/2 है, ये डिस्टेंस √3a/2 है। तो आर का वैल्यू कितना आता है बोलो, ये आ जाएगा, 1/√2। ये आता है ना, a²/4 + 3a/4। तो आर का वैल्यू आ गया a। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में कितना एंगल पे है, कितने एंगल पे, क्या ये थीटा निकाला जा सकता है? बिल्कुल हाँ। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू √3a/2 डिवाइडेड बाय a/2। तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। सो दिस एंगल इज 60, तो दिस एंगल विल बी 30।
है ना। इस लाइन को ध्यान से देखो, यस सर। ये लाइन गया इधर, ये एंगल अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये एंगल होगा 30। सिमेट्री से मैं ये एंगल भी 30 बोल सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा E, 60 हटा दो, E sin 30, और इधर आएगा E cos 30। सेम वे में इस डायरेक्शन में भी E sin 30 होगा और प्लस E cos 30। एक्स डायरेक्शन का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में बचेगा। डेट विल बी 2E cos 30। E का वैल्यू ये है जो कि मुझे पुट करना है, KQ अपॉन A स्क्वायर cos 30 का वैल्यू √3/2 कैंसिल आउट, और फाइनल आंसर आ गया हमारा √3 KQ/A स्क्वायर। बोलो सबको समझ में आया या नहीं आया? आया सर। अगर आया तो अब इस क्वेश्चन को करो। एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ A और चार्जेस प्लेस किए गए हैं कुछ इस तरीके से। इस जगह पे +Q चार्ज, -Q, +Q, -2Q। चलो अभी पहले सिंपल ही कर लेता हूँ, +Q एंड -Q। बोला गया कि सेंटर पे P पॉइंट जो है वो सेंटर है, उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बताओ, इजी क्वेश्चन है ये। कितना होगा? नहीं आया। सर 0। बिल्कुल सही आंसर, 0। अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये +Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये इस डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज के कारण से इस डायरेक्शन में होगा, और इस चार्ज के कारण से इस डायरेक्शन में होगा। क्या तीनों के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होगा? तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है ना? यस सर। इसमें तो कोई शक नहीं होगा कि E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू E3, क्योंकि वो होता है KQ/A स्क्वायर R स्क्वायर। तो क्योंकि सभी का डिस्टेंस सेम है, A है, ये आंसर आ गया। और जब तीन नेट सेम फोर्सेस, मैग्नीट्यूड में सेम फोर्सेस 120 डिग्री पे अरेंज हो तो उसका रिजल्टेंट कितना होता है? 0। पता है ना ये बात? तो सारे पॉजिटिव के कारण से तो 0 हो गया। अब नेगेटिव वाला देख लेते हैं। तो नेगेटिव वाले जो है यहाँ पे हैं, तो ये अपने से दूर भेजते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अपने से दूर, इधर। और इस जगह पे एक चार्ज है, तो इसके कारण से, अरे अपने से दूर नहीं, अपने तरफ होता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो एक इसके तरफ होगा इलेक्ट्रिक, बिल्कुल सही है। और एक नेगेटिव चार्ज इस जगह पे है तो इसके तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और वापस से क्या तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा? मैग्नीट्यूड में बिल्कुल हाँ।
और तीनों क्या फिर से 120 डिग्री पे अरेंज्ड है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0। क्लियर है क्या? सो ई नेट विल बी इक्वल टू 0। यस सर। ये हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सेम हेक्सागन है, लेकिन इस बार थोड़ा चार्जेस अलग तरीके से दिए गए हैं। इधर दिया गया +2q, इस जगह पे दिया गया -3q, इस जगह पे दिया गया +2q -3q एंड +2q। ठीक है, तो पूछा गया फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सॉल्व करें। और साइड लेंथ P ही है, रेगुलर हेक्सागन। सॉल्व करें इसको, देखो सॉल्व करते हैं। वापस से मैं हेक्सागन बना, तो इस जगह पे +2q चार्ज है, इस जगह पे +2q दे दिया गया है और इधर भी है, तो इन सभी के कारण से नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण से कोई फोर्स आया नहीं। अब नेगेटिव चार्ज देखते हैं, तो ये -3q चार्ज है इस जगह पे, और इस जगह पे भी -3q चार्ज है, और इन नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा और एक इधर होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाला है, जिसका वैल्यू होगा KQ डिवाइडेड बाय R²। तो ये जो है, अगर डिस्टेंस A दिया है तो ये हो जाएगा A²। Q का वैल्यू कितना है? 3। तो अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, और वो कितने एंगल पे अरेंज्ड है? 120। और अगर 120 पे कोई भी दो इक्वलेंट मैग्नीट्यूड वेक्टर्स होते हैं तो उसका रिजल्टेंट कितने पे जाता है? 60 पे, और मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल्स टू सेम होता है। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसका जो वैल्यू होगा वो E होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इस तरह के और भी बहुत सारे हेक्सागन के क्वेश्चन आते हैं। चार्ज को कहीं पे भी दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी निकालने के लिए दिया जा सकता है, तो यहाँ पे भी बोल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, निकाल के बताओ, और चार्जेस इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे प्लेस कर देगा। जैसे कि मैंने फोर्स निकाला था एक क्वेश्चन में, नेट फोर्स कितना आया था वो हम लोगों ने निकाला था, याद है क्या? उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला जा सकता है। हाँ सर। और एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि एक रॉड है, और इस रॉड पे पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं Q, जिसका लेंथ है L, और A डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि कितना होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है ऊपर, है ना? क्या फोर्स का हाँ फॉर्मूला सर। निकाला था। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा रहता है तो फोर्स निकालना होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, याद है किसी को? K कैपिटल Q के स्मॉल क्यू q। स्क्वायर, हाँ वही, A × A+L। तो एक डिस्टेंस तो ये लेते हैं, दूसरा डिस्टेंस ये लेते हैं हम लोग, A × A+R। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने बोला था फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स हमने ये निकाला ही है, उसको 4 से डिवाइड कर लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? K कैपिटल Q तो हटाई दो, A × A+L। या फिर तुम वापस से सेम इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हो, जिसकी कोई ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेमी सर्कुलर रिंग है ऐसा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस दे दिए गए हैं, पॉजिटिव चार्जेस
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और लैम्डा तुम्हें प्रोवाइड कर दिया गया डेट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तुम्हें बताना है इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसका रेडियस r है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट, सॉल्व कर इसको। बढ़िया क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि ढेर सारे चार्जेस हैं तो हर एक चार्जेस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना। और सभी का मुझे रिजल्टेंट लेना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और किसी भी पॉइंट पे 2 या 3 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उन सभी का मुझे रिजल्टेंट लेना पड़ता है वेक्टर एडिशन से। तो इस चीज़ में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट चूज करेंगे। अब इंटीग्रेशन का काम स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास से इंटीग्रेशन और ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग हर एक शेप एंड साइजेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे। सो थीटा एंगल पे गया मैं और थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा एलिमेंट चूज किया, और ये काफ़ी ज़्यादा छोटा एलिमेंट है तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा जिसका चार्ज होगा डी क्यू। और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड बी इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी स्मॉल बिकॉज द चार्ज इज स्मॉल। और क्योंकि तुमने थीटा एंगल पे लिया तो ये एंगल भी थीटा होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा डी ई कॉस थीटा और एक होगा डी ई साइन थीटा। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। बोलो किसको इंटीग्रेट करना चाहिए? साइन थीटा। कॉस थीटा को क्यों नहीं? साइन थीटा। कॉस थीटा को क्यों नहीं? सर वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो अगर एक्स डायरेक्शन की हम लोग बात करेंगे तो एक ऐसा यहाँ पे भी आएगा छोटा सा चार्ज जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में तो जीरो ही होने वाला है। वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा होगा। बिल्कुल हाँ। तो छोटा सा डी ई होगा कितना है, डी का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, के क्यू विच इज डी क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट इज ये वाला रेडियस। रेडियस हमारा कैपिटल आर था ना, आई थिंक स्मॉल आर। स्मॉल आर। अब डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, डी क्यू विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू आर्क लेंथ। आर डी थीटा। हाँ डी थीटा बराबर। इस डी एस को हम लोग आर डी थीटा लेते हैं, तुम लोग को अच्छे से पता है। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू लेम्डा इंटू आर डी थीटा हो जाएगा। सो इसका मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, के लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर। तो इधर मेरे पास वैल्यू आ गया के लैम्डा बाय आर साइन थीटा इंटू डी थीटा। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेता हूँ। के लैम्डा बाय आर कांस्टेंट है, आर इज रेडियस जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता है, के और लैम्डा चेंज नहीं हो सकता है। तो ये आ गया इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा थीटा का, बोलो? 0 से पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 या फिर 0 से पाई? पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 लेके डबल कर दिया। हाँ देखो अब दो चीज़ें हैं, दोनों इंटीग्रेशन सही हो सकता है, लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो 0 से पाई तक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ डी ई साइन थीटा लिया है विच इज़ ड्यू टू हाँ वन सर। वेक्टर, है ना। और चार्ज सेलेक्ट यहाँ से होते 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 पूरे यहाँ तक जाएगा। तो थीटा तुम्हारा एंगल 0 से लेकर के पाई तक जाएगा। लेकिन अगर इसको ट्वाइस कर दिया होता 2 डी ई साइन थीटा का तो पाई बाय 2। तो फिर ये सही होता।
तो अब बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई तक क्या आंसर होता है? शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया हुआ है। 1 1 होता है या 2 होता है? ये एरिया 1 2 होता होता है है। 2 सर 2 और ये भी एरिया, तो 2 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन विल बी ओनली इन वाई डायरेक्शन। अब ये तुम्हें याद रखना है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है? कोई भी अगर रिंग हो ऐसा और पॉजिटिव चार्ज है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी, सेमी सर्कुलर रिंग है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा 2 के लैम्डा बाय आर। अच्छा, तो फिर मुझे ये बता दो, अगर सपोज एक क्वार्टर रिंग रहा तो ऐसा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसमें एक्स डायरेक्शन का भी होगा फिर। हाँ कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? याद रखना है इस चीज़ों को, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। लैम्डा चार्ज डेंसिटी वही है, रेडियस आर है, सब कुछ। माइनस के लैम्डा बाय आर आई कैप माइनस के लैम्डा बाय आर जे कैप। अभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक किया सर? 0 से पाई तक। 0 से पाई के करने लैम्डा बाई आर। हाँ, 0 से पाई करने का मतलब क्या हो गया? मैंने पूरा सेलेक्ट किया एलिमेंट, लेकिन अगर 0 से पाई बाय 2 तक करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के लैम्डा बाय आर आ जाएगा। तो के लैम्डा बाय आर एक्स डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए हमने क्या निकाला इधर? वाई डायरेक्शन के लिए ना, ये जो फॉर्मूला निकाला है वाई डायरेक्शन वाला निकला है। हाँ सर। तो वाई डायरेक्शन में के लैम्डा बाय आर आएगा। क्या एक्स डायरेक्शन में मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन, नहीं, वैसे ही निकालेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, और 0 से पाई बाय 2 तक करेंगे, और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर यही निकल करके आएगा, के लैम्डा बाय आर। ठीक है, सो दिस इज इन एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज इन वाई डायरेक्शन। याद रखना है तुम्हें ये चीज़, काफ़ी काम का है। और नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे। और दूसरा चीज़, जो डिफरेंट शेप एंड साइजेस हैं, रिंग के कारण से, डिस्क के कारण से, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, सभी के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करें। ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं। और होमवर्क के लिए एक डीपीपी कर लेना, A5 है ना, और 6 A6 सर। A6, और शीट में एक्सरसाइज 3rd पार्ट 1 कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इतना करो, फिर ओके नेक्स्ट क्लास से यस करते सर। हैं।